गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और याद से उसे याद भी कर रहे होंगे। मैं विवेक आप सभी का अपने मैक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू किया था, भारत में राष्ट्रवाद। उस भारत के राष्ट्रवाद में हम लोगों ने कल तक जो खत्म किया था वो था कि राष्ट्र आंदोलन के शुरू होने के कारण क्या-क्या हैं। अगर हम लोग एक क्विक रिवीजन करें तो उसमें पता चलेगा आपको कि हम लोगों ने अभी तक भारत के राष्ट्रवाद में हम लोगों ने खत्म किया था। सबसे पहले शुरू किया था राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद खत्म होने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि वो क्या कारण बना जिस कारण से भारत में इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर राष्ट्रवाद फैल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रवाद के कारण के लिए 1857 की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण थी। हम लोगों ने वो पढ़ा सा समझा, अच्छे से उसका कारण समझा, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड समझा, उसके होने का कारण समझा। उसके बाद उसमें कौन-कौन लोग शामिल हुए वो समझे हम लोग। फिर किन लोगों ने उसे असफलता में और किन लोगों ने उसके सफलता में योगदान दिया, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। उसके हम लोग पढ़े कि 1857 के क्रांति के कारण से हमें क्या सीख मिली, जिन सीखों के माध्यम से हम लोग भविष्य में करने वाले आंदोलनों को अच्छे से कर पाए और उन्हें सही रूपरेखा और सही दिशा की ओर ले आ सके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब ये सब खत्म हो चुका था, बहुत सारे कानून आए थे जो कि कारण बने पुनः राष्ट्र आंदोलन के शुरू होने के। तो ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने इससे खत्म किया था। उसके बाद हम लोगों ने कल पूरा कारण पढ़ा था कि पुनः राष्ट्र आंदोलन शुरू होने के, राष्ट्र स्तरीय आंदोलन शुरू होने के कारण क्या-क्या रहे थे। अब बारी है हमें पढ़ने का आज, वो है कि जब याद कीजिए कि 1857 की क्रांति में एक कमी रही थी कि हमारे पास एक अखिल भारतीय संस्था नहीं थी। यानी कि कोई भी एक ऐसी संस्था नहीं थी हमारे पास जो पूरे भारत को एक साथ एक पूरे भारत को एक साथ प्रतिनिधित्व कर रही हो। तो प्रतिनिधित्व का ना होना भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती थी 1857 की क्रांति में। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां बननी शुरू होती है। किस तरह से हमारे देश में जो है नई नई पार्टियां बनेगी, उनका उद्देश्य क्या था, वो किस उद्देश्य से बनी, उनके बनने के पीछे का बैकग्राउंड पूरा कहानी क्या था, ये सभी बातें हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके बाद इधर क्या समझिएगा, पार्टियों को पढ़ने के बाद तब हम लोग आएंगे एक एक के आंदोलन पढ़ने में, क्योंकि इसके बाद हम लोग को गांधी जी को लेके आना है। अभी गांधी जी बाहर घूम रहे हैं आराम से, उन्हें भी लेके आना है अपने यहाँ पे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और एक बोनस पढ़ाएंगे आप लोग को भारत छोड़ो आंदोलन हो। अब बीच में कुछ कुछ आंदोलन हुए थे, जनजातीय आंदोलन, वही पढ़ना है। तो जितने भी मारधार का चीजें हैं, वो मारपीट जितने भी है वो पढ़ेंगे हम लोग बाद में। पहले हम लोग देखते हैं कि वो संस्थाएं कैसे से बनी। देखिए एक कांग्रेस नहीं बनी थी, मुस्लिम लीग था, हिंदू महाजन सभा था, स्वराज पार्टी था, बहुत सारी वामपंथी पार्टी, मजदूरों की पार्टी थी, किसानों की पार्टी थी। ये तमाम पार्टी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने अपने जितने भी मारपीट दंगा फसाद होगा वहां हम लोग बाद मिलेंगे। तो चलिए सर पे समझते हैं कि क्या कारण था हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों के उदय का। क्या वो किस बेस पे, आखिर आप पहले क्यों नहीं बने और ये अब से क्यों बनना शुरू होते हैं। क्या कारण था कि 1857 के बाद ही, या फिर कहे तो एक बड़े समय के बाद इतने बड़े स्केल में अभी इतने सारे लोग जो हैं वो साथ आना शुरू होते हैं। इनका जो कारण आप मैं देखेंगे, वो कारण मैं कि अब जो है कुछ कुछ अंतर, कुछ कुछ विकास या कहे, या फिर कहे कुछ बहुत सारी चीजें अब बदल रही थी। वो क्या बदल रही थी वो समझते ध्यान से। पहली बात ये हुआ था कि डलहौजी के आपको कल भी बताए थे कि डलहौजी ने अपने समय काल में, चाहे वो जो किया हो, लेकिन एक काम अच्छा किया था। उद्देश्य ये नहीं था कि भारत का विकास हो जाए, लेकिन किसी भी उद्देश्य से किया हो, उसने भारत में बहुत सारे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, या सिंपल सा कहे तो परिवहन का साधन देके गया वो। डलहौजी भाई साहब ने रेलवे लाइन शुरू किया, डाक व्यवस्था शुरू किया, परिवहन को अच्छा बनाया और शिक्षा को बहुत ही अलग स्तर पर लेके गए।
तो ये तमाम जो आप बातें देख रहे हैं, इससे एक बात ये हुआ कि डलहौजी के शासनकाल में कनेक्टिविटी में जो संपर्क है वो बढ़ गया। अब एक साउथ का तमिलनाडु का व्यक्ति भी दिल्ली के में क्या हो रहा है ये जान पा रहा था। और क्योंकि परिवहन आने आने का साधन बढ़ चुका था, तो लोग जो हैं वो तमिलनाडु से हंसी खुशी जो है वो दिल्ली भी आ रहे थे। अब जो दिल्ली जो आ रहे थे, तो दिल्ली के माहौल में, दिल्ली के हाव भाव में, दिल्ली का बातचीत, वो जो वातावरण है उसे वो समझ पा रहे थे। इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बोले या फिर जो एक गैप था कि वहां के लोग कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, ये गैप के कारण से लोग घुल मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही परिवहन बढ़ा, मेक्सिको कहे आधारभूत संरचना का विकास हुआ। आधारभूत संरचना मतलब वही रेलवे लाइन, सड़क, परिवहन जो भी है, जब उसका भी विकास हुआ तो इससे लोग के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा, लोगों के बीच संपर्क बढ़ा। लोग अब एक दूसरे को चिट्ठी लिख पा रहे हैं आसानी से, लोग एक दूसरे से मिलने जा पा रहे हैं, लोग रेलवे का उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ा। और जब लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ा, लोग समझ पाए कि जो अफवाह है कि साउथ के लोग बिल्कुल ही अलग है नॉर्थ के लोगों से, तो ये अफवाह बिल्कुल भी गलत है। ये बिल्कुल भी एक बिन बात का अफवाह है। इसे हम लोग एकदम हटा के इसके साथ मिल सकते हैं। लोगों बीच जब अफवाहें जब कम हुई, तो लोगों के बीच में संपर्क बढ़ा और वो दोस्ती, वो भाईचारा बढ़ता गया। और उसी भाईचारे का परिणाम था कि लोग अब इकट्ठे आके साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे। तो लोग समझ पाए कि चाहे वो तमिलनाडु का व्यक्ति हो, चाहे वो एक बिहार का व्यक्ति हो, चाहे वो एक दिल्ली का व्यक्ति हो, चाहे वो कन्याकुमारी का व्यक्ति हो या कश्मीर का व्यक्ति हो, इन सभी में एक चीज कॉमन दिख रहा था कि सभी का उद्देश्य एक ही है कि अंग्रेज भारत छोड़े। जब उद्देश्य एक है तो हम लोग अलग अलग प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो ये बात आई, ये सोच का मेल मिलाप हुआ। इसका कारण था कि आधारभूत संरचना, बहुत सारी सड़कें का विकास हो रहा था, बहुत सारे रेलवे लाइन का विकास हो रहा था, जिस कारण से लोगों के बीच संपर्क बढ़ा और लोग एक दूसरे के साथ आए। अगर सेकंड बात करें इसमें, तो वो है शिक्षा। अब क्या हुआ कि लोग चाहे हम पढ़ लिखे, जो इतने बड़े लोग थे या फिर कहें कुछ अपर क्लास लोग थे भारत में, वो लोग पढ़ लिख के आ रहे थे। और जो अब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग भी थे, वो लोग भी शिक्षा को ज्यादा महत्व दे रहे थे। और अंग्रेज भी चाह रहे थे भारतीय लोग जो है वो इंग्लिश मतलब कि ब्रिटिश या वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा महत्व दे। अब हुआ क्या, जब लोग वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने लगे या वेस्टर्न एजुकेशन समझने लगे, तो वो लोग उस वेस्टर्न कंट्री के, चाहे वो यूरोपीय कंट्री का है, यूरोपीय कंट्री के नियम कानून को भी समझ पाए। चाहे वो अगर बहुत सारे लोग ब्रिटेन में से पढ़ गए, ब्रिटिश एजुकेशन को समझे, तो वहां के जो नियम कानून थे, वहां के लोगों को जो अधिकार मिला हुआ है, वहां के लोगों के बीच जो रहन सहन है, जो उन लोग के साथ सरकार व्यवहार करती है, इसे वो लोग समझ पाए। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में ये जागरूकता आई कि अगर वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है, तो वही लोग वहां भी शासन कर रहे हैं, वही लोग यहाँ भी शासन कर रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या कमी रह गया कि ये लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। और यही लोग जब अपने देश में जा रहे हैं ब्रिटेन में, तो वहां बहुत अधिकार मिल रहा है। तो ये अधिकार के प्रति जो जागरूकता आई, इसका एक कारण, बहुत अधिक अच्छा कारण था कि आधुनिक शिक्षा फैला। जब लोगों में जागरूकता आई, तो लोग सोचे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वहां भी ग्रुप, वहां भी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो मिलकर लड़ती है, मिलकर अपनी बातें रखती है इसके सामने। तो हम लोग भी अपना एक संस्था बनाएंगे, जिससे कि हम लोग अपनी बातों को अच्छे ढंग से रख पाए सरकार के सामने में। तो ये सेकंड कारण हो गया। अगर थर्ड कारण का बात करें, तो वो था समाचार पत्र। अब हुआ क्या, पहले जब समाचार पत्र नहीं हुआ करते थे, तो उससे दिक्कत क्या हो रहा था कि एक सपोज कीजिए कि बिहार में कुछ घटना हुआ, मान लीजिए कि बिहार में किसी अंग्रेज ने किसी भारतीय के साथ कुछ भी अत्याचार किया। अब उस अत्याचार की खबर जो है वो किसी भी कीमत पे जो है वो गुजरात के व्यक्ति को पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन जब समाचार पत्र बने, जब स्थानीय भाषा में या कहें किसी भाषा में जब समाचार पत्र बंटने लगे, समाचार पत्रों का विकास हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि लोगों को अब अपने राज्य से हट के भी या फिर अलग राज्य में पूरे देश का खबर मिल रहा था कि देश में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लोगों में जो भावना बढ़ी, बढ़ती गई कि अगर बिहार में ऐसा हो रहा है, तो एक दिन हमारे साथ भी ऐसा होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो जो बिहार में भी हुआ हो, उससे कई साल पहले गुजरात में हुआ हो, तो लोग उस घटना के कारण से कनेक्ट हो पाए। लोगों ने कहा अगर सेम घटना हर जगह हो रहा है, तो क्यों ना हर जगह लोग साथ मिलकर एक संस्था बनाए और लड़े इन अंग्रेजों से। तो ये देख पा रहे हैं, तीन कारण जो पढ़ा है आपको, कि पहला कारण था कि लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ा, लोग मिल पाए एक दूसरे से। तो जो एक अफवाह था, एक जो अंधविश्वास था, वो
टूटा और लोग आपस में मिलजुल कर काम कर पाए। उसके बाद बात करेंगे, अगर जब लोगों में आधुनिक शिक्षा आया तो लोग ये समझ पाए कि अधिकार क्या होता है। मानव का भी अपना कुछ अधिकार है जो अंग्रेज हमसे छीन रहे हैं। आप राज कर रहे हैं वो ठीक है पास में, लेकिन आप अधिकार क्यों छीन रहे हैं हमसे, ये भी बात समझ में आया। उसके बाद समझ में आया कि अगर जब समाचार पत्र का विकास हुआ तो लोग एक दूसरे की घटना से अवगत हुए कि जो घटना हमारे साथ हुआ है वो घटना बहुत पहले उनके साथ भी हुआ था, या फिर जो घटना हमारे साथ हो चुका है वो घटना अब उनके साथ हो रहा है। तो ये घटनाओं का क्रम जो चल रहा था, ये क्रम, ये अत्याचार, ये दमन, ये लोग सभी लोग समझ पाए। इससे लोग कनेक्ट हुए एक दूसरे में, दुख के कारण से कनेक्ट हुए और लोग साथ आ सके। उसके बाद बात करें तो एक और कारण बना था कि लोग पहले क्या हो रहा था, पहले धर्म में इतना अधिक भेदभाव था, ऊंच नीच जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा था कि लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण मेनली मान लीजिए, तो वो कभी भी नहीं चाह रहे थे कि हम कभी भी अपने ब्राह्मण लोगों के साथ एक ग्रुप बनाए। अब दिक्कत बात यह है कि ब्राह्मण लोग अगर सिर्फ ब्राह्मण ग्रुप अपना बनाएगा, फिर हमारे क्षत्रिय अपना ग्रुप बनाएगा, वैश्य अपना ग्रुप बनाएगा, तो कैसे एक अखिल भारतीय संगठन बन पाएगा। हर ग्रुप अपना अपना धर्म की जाति के हिसाब से बन जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि ऐसे एक अखिल भारतीय उद्देश्य नहीं मिलेगा। फिर वही होगा जो 1857 में हुआ था कि बख्त खान सैनिक का अगुवाई कर रहे थे, झांसी अपने लिए लड़ रही थी, उसके बाद बेगम हजरत महल अपने लिए लड़ रहे थे, नाना साहब अपने लिए लड़ रहे थे, वीर कुंवर सिंह अपने लिए लड़ रहे थे। तो इसे फिर बढ़ जाएगा। तो उसी बंटवारा से कम हुआ जब धर्म में सुधार आए, महिलाओं को अधिकार मिला, जातिगत भेदभाव कम कम हुआ, तो लोग जो हैं अब आपस में उस भेदभाव को भूल करके एक निश्चित उद्देश्य के लिए, एक सिंगल उद्देश्य के लिए आपस में मिल पाए। तो धर्म सुधार आंदोलन या फिर कहे धार्मिक सुधार ने भी लोगों के बीच में एकता को बढ़ाया। अब लोग वो छुआछूत या फिर कहे ऊंच नीच के भावनाओं से ऊपर उठ पाए। के बात करें लास्ट, तो वो था कि देश का सबसे बड़ा जनसंख्या हमेशा से दो ही वर्ग रहा है, एक मध्यम वर्ग और एक किसान या मजदूर वर्ग। ये किसी भी देश का सबसे बड़ा जनसंख्या होता है कि जहां पे एक मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास बोलते हैं इसको हम लोग, तो ये सबसे बड़ा जनसंख्या होता है। अपर क्लास जो होते हैं वो बहुत ही कम संख्या में किसी भी देश में होते हैं। तो अब क्या हुआ, जब मध्यम वर्ग के लोगों पास, जब मध्यम वर्ग की जनताओं के पास जब ये संकेत मिला, ये खबर मिला, अधिकार मिला, शिक्षा मिला, उन लोगों को सुविधा मिला एक दूसरे से मिलने का, तो वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। और सबसे दुख की बात यह है कि देश में जब भी कोई अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा जो दबते हैं या सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होता है, वो नुकसान होता है इन्हीं मध्यम वर्गों का। तो मध्यम वर्ग भी अब साथ उठ के खड़े हुए, वो वर्ग जो 1857 में पीछे हट रहे थे, ये कह के कि नहीं, अंग्रेज के द्वारा ही हमारा विकास संभव है। अब वो वर्ग भी सामने आ रहे हैं, नहीं, अंग्रेज विकास करने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, अंग्रेज केवल केवल आए हैं हमारे देश को लूटने के लिए। तो वो लोग भी अब सामने आए थे। तो ये अब देख रहे बातें, चाहे वो आपका आधारभूत संरचना का विकास हो, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो, चाहे आपका वो क्या बोलते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन हो, चाहे वो आपका समाचार पत्रों का विकास हो, ये सभी चीजें जो है, चाहे मध्यम वर्ग का आगे आके हिस्सेदारी निभाना हो, ये सभी चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ये सभी चीजें साफ साफ संकेत थी कि अब लोग एक होना चाहते हैं। तो इस संकेतों के माध्यम से जो है देश में कुछ पार्टियां बनी। यहाँ आप कारण दे सकते हैं, ये कारण है आधारभूत संरचना का विकास। जस्ट मिनट, देखिए यहाँ से भाई, यहाँ है आपका आधारभूत संरचना का विकास हो, चाहे आपका आधुनिक शिक्षा का प्रसार हो, समाचार पत्रों का विकास हो, धार्मिक सुधार आंदोलन हो, चाहे यूरोपीय राष्ट्र आंदोलन से प्रेरणा लेना हो। देखिए कि यूरोप में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। यूरोप में आप दे सकते हैं कि हमसे बहुत साल पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी, इटली का एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, रूस में समाजवाद का उदय हुआ था। तो ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, एक प्रेरणा मिली, एक मोटिवेशन मिला लोगों को कि अगर यूरोपीय महाद्वीप में ये हो सकता है तो एशियाई महाद्वीप में क्यों नहीं हो सकता है, कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। तो अगर यूरोपीय महाद्वीप के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया, या यूरोप में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उससे प्रेरणा लेकर, उससे के मोटिवेशन लेकर के भारतीय लोगों ने भी अपना राष्ट्रीय आंदोलन चलाना शुरू किया। ये तमाम बातें जो है, ये कारण बनती है आपके राष्ट्रीय दलों के उदय का। ठीक है, अब बात है कि सबसे पहली
पार्टियां कौन बनी, तो ध्यान रखिएगा जब ये उदय हो रहा था इससे पहले पार्टियां थी नहीं। तो नए नए पार्टियां जो बनी, कुछ पार्टियां जो है 1857 से पहले थी, लेकिन वो पार्टियां एक केवल उद्देश्य के लिए, समझ कीजिए कि आज आप देख पा रहे देखते होंगे कि जो व्यापारी वर्ग है, आप ध्यान देखते होंगे आसपास में, जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग का अपना एक पार्टी, अपना एक टीम होता है। उस प्रकार से कुछ विशेष जातियों का भी होता है, कुछ विशेष क्षेत्रों का भी होता है, यानी कि हर क्षेत्र अपने अपने उद्देश्य के लिए अपना अपना पार्टी बनाता है। तो देखिएगा जब नया नया ये सोच विकसित हो रहा था, उससे पहले भी कुछ पार्टियां थी। जैसे मान लीजिए जमींदारों की पार्टी थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, वो 1838 में ही बन गया था। तो लैंड होल्डर सोसाइटी ऐसा नहीं कि उसका काम सबके लिए था, वह काम था देश के लिए। उसका केवल और केवल काम था कि वो अपने उद्देश्यों का पूर्ति कर सके, वो उद्देश्य जो जमींदारों के हित में हो। आम लोग के साथ क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, किसानों की स्थिति क्या है कोई मतलब नहीं है, मजदूर की स्थिति क्या है कोई मतलब नहीं है, छात्रों की स्थिति क्या है कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब ये है कि लैंड होल्डर्स यानी कि जमींदारों की स्थिति में कोई गिरावट ना आए, जमींदारों की स्थिति हमेशा से अच्छी बनी रहे। इसी प्रकार से जो है 1857 से पहले बात करें या फिर कांग्रेस के बनने से पहले एक ही पार्टी आएगी जो कि पूरे देश के लिए होगी। लेकिन बहुत सारी पार्टियां ऐसी आई जो केवल केवल अपने अपने निजी उद्देश्य के लिए लड़ रही थी। तो ऐसा देखेंगे आप, तो पहला आपका था एक पार्टी नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में था। उसके बाद क्या बात करें तो बंगाल में एक पार्टी थी, नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये पार्टी केवल केवल बंगाल में थी, डेट था आपका बनने का 1843। ये पार्टी आप देख पा रहे हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये केवल केवल बंगाल में थी। इससे कोई मतलब नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है या फिर बात करें अगर यूपी में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। इन्हें मतलब सिर्फ इतना ही है कि बंगाल में किसी विशेष क्षेत्र में ही हमारे पास कोई अहित ना हो, तो ये उनका उद्देश्य मात्र था। उसके बाद करेंगे एक पार्टी और बनी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये मेनली पार्टी जो बनी थी, ये मेनली बनी थी आपके उसी पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बात करेंगे, उसी एरिया में पार्टी बनी थी। ये कब बनी थी 1866 में। फिर एक था पूना सार्वजनिक सभा। अब नाम से स्पष्ट है क्योंकि ये नाम ही है पूना सार्वजनिक सभा, बना था 1870 में। तो ये पार्टी केवल केवल काम कर रही थी महाराष्ट्र के उसी क्षेत्र में जिस क्षेत्र से नाना साहब को भगाया गया था, नहीं पूना के लिए। उसके अगर बात करेंगे एक पार्टी बनी इंडियन लीग। पहली पार्टी अगर बात करेंगे जो सच में इंडिया के लिए काम करना चाह रही थी, लेकिन वही बात था कि ये इनका उद्देश्य तो बहुत अच्छा था लेकिन उतना अच्छे ढंग से इनमें टीम शामिल नहीं हुए। सिंपल कहे इंडियन लीग पहली बार ऐसी पार्टी बनना चाह रही थी जो पूरे देश भर के लिए काम करे, लेकिन दुख का बात ये कि इसके टीम में उतने अच्छे लेवल पे कहे पूरे देश के लोग शामिल नहीं हो पाए क्योंकि इनका उद्देश्य उतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर शुरुआत तो इन्होंने ही किया था। इनका डेट था 1875। एक पार्टी बनेगी इंडियन एसोसिएशन, जिस कारण से हमारा पूरा देश का जो है वो रूप चेंज होगा, पार्टियां आएंगी, बहुत कुछ होगा। तो इंडियन एसोसिएशन सच में 1876 में बनी पार्टी जो पूरे अखिल भारतीय पार्टी बनी, पहली अखिल भारतीय पार्टी बोले अगर यही इंडियन एसोसिएशन थी। लगभग सभी लोग शामिल हो पाए और सभी लोगों ने इसमें अपनी अपनी भागीदारी दी। इंडियन एसोसिएशन पहली पार्टी बनी जिसने पूरे अखिल भारतीय के लिए अपना एक लक्ष्य रखा। एक और पार्टी बनी थी, वो फिर से एक निजी पार्टी थी या क्षेत्रीय पार्टी बोले, मद्रास महाजन सभा। ये बनी थी 1884 में। तो केवल केवल कहाँ काम करेगी, मद्रास क्षेत्र में। तो मद्रास के लिए बनी थी मद्रास महाजन सभा, ठीक है। तो अगर पूरा बात देखें तो इंडियन एसोसिएशन को छोड़कर अभी तक में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अखिल भारतीय के लिए कार्य पूरे भारत के लिए काम कर रही हो। लेकिन अब समय बदलेगा, यानी कि अब जो एक ऐसी पार्टी आएगी, एक ऐसा पार्टी आने वाला है जो कि काम करेगा पूरे के पूरे भारत के लिए। इसका बनने के पीछे का कारण बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खास उद्देश्य बनाया गया, लेकिन इसने अपने उद्देश्य को बदल करके भारत के लिए काम किया और केवल स्थापना के वक्त नहीं, आखिर दम तक काम किया, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो गया। एक बहुत बड़ी पार्टी, पूरे विश्व क्या कहे तो पूरे भारत स्केल की पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी बनी हमने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान।
तो उस पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल, आईएनसी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसकी स्थापना के पीछे कारण है, क्योंकि एग्जाम में आता है बार बार कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के कारण बताएं, या फिर कहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई और उसके उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, पैसे से क्या समझते हैं कि आया कैसे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, कहानी शुरू होता है आपका, जस्ट अ मिनट, कहानी शुरू होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विद्रोह के साथ ही। हो क्या रहा था, इंडियन एसोसिएशन जो पार्टी थी, तो वो पार्टी लगातार काम कर रही थी देश के लिए, और देश में आए अंग्रेज द्वारा बिल जितने भी आए थे, चाहे वो आपका रेंट बिल हो, रेंट के लिए बिल आया था, चाहे वो आपका आर्म्स एक्ट हो, शस्त्र अधिनियम कौन लाया था ये बताएंगे कमेंट है आप लोग, चाहे वो प्रेस अधिनियम हो, जितने भी नियम आ रहे थे उसके लिए लगातार विरोध कर रहे थे इंडियन एसोसिएशन। एक लौती पार्टी उस समय थी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, जो कि पूरे भारत के लिए अपना लाए गए नियमों का विरोध कर रही थी, और उस विरोध में पूरे दम खम के साथ अपना बात रख पा रही थी। एक बिल और आया था, इल्बर्ट बिल, जिसका विरोध केवल और केवल किया था यूरोपीय लोगों ने। तो ये बिल भारतीयों के लिए सबसे अच्छा बिल होगा, पूरे बिल में अगर बात करेंगे ये बिल बहुत अच्छा बिल आया था उस समय। तो इल्बर्ट बिल का विरोध यूरोपीय द्वारा हुआ था। तब एक दिमाग में खनका बात, इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, नाम था आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के दिमाग में बात आया कि अगर जब हम इतना विरोध कर ही रहे हैं, विरोध कर ही रहे हैं, तो क्यों ना एक बार पूरे भारत को बुला करके, पूरे भारत के जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, फिर क्षेत्रीय लोग हैं, उन सबको बुला करके एक टीम बनाया जाए, एक ऐसा पार्टी बनाया जाए जो हर राज्य के हर क्षेत्र में उपस्थित हो, ताकि इसे बार बार हमारे पास आना ना पड़े, और हम लोग यहीं बैठे बैठे केवल पत्र के माध्यम से जो है, एक बार मान लीजिए सपोज कीजिए कि इंडियन एसोसिएशन बंगाल में बैठा हुआ है, बंगाल में ही इसका हेडक्वार्टर था, बंगाल से संकेत मिला बिहार को कि आज करेंगे आंदोलन, आंदोलन शुरू हो गया, बिहार से संकेत मिला गुजरात को, आंदोलन शुरू हो गया। तो बिना गए आप यहीं बैठे बैठे हर जगह आंदोलन शुरू कर सकते हैं। इसके लिए जो था कि आपका हर जगह हर क्षेत्र में एक ऑफिस हो, एक सभी लोग आपके साथ हो, आपकी टीम में हो। तो इसी उद्देश्य से जो है आनंद मोहन बोस ने सोचा क्यों ना एक मीटिंग बुलाया जाए, अखिल भारतीय सम्मेलन। पूरा भारत के लोग आएंगे, पूरे भारत से वे लोग आएंगे जो कि राजनीतिक भागदौड़ में फिर कहें इस राजनीतिक स्वतंत्रता संग्राम में जो है हमारा साथ दे। इसी उद्देश्य से जो है आनंद मोहन बोस ने दिसंबर 1883, डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1883, इस डेट को आनंद मोहन बोस ने बुलाया अखिल भारतीय सम्मेलन। ठीक है, आनंद मोहन बोस किस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनका नाम था इंडियन एसोसिएशन, इकलौती पार्टी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले एक अखिल भारतीय स्तर पर थी। तो कहानी ये होता है कि दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन बोस बुलाते हैं अखिल भारतीय सम्मेलन, और सबसे कहते हैं कि जब हम लोग लगातार विरोध कर ही रहे हैं, तो क्यों ना एक बार साथ मिलकर विरोध करें। मैं बंगाल में कर रहा हूं, आप गुजरात में कर रहे हैं, कोई बिहार में कर रहा होगा, कोई तमिलनाडु में कर रहा होगा, तो क्यों ना हम लोग एक साथ में, जब विरोध करना ही है, इतना मारधाड़ हो ही रहा है, तो साथ में करते हैं। तो जब हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो शायद हम लोग मजबूती से बात रख पाएंगे, और अंग्रेज को बात मानना पड़ेगा। अभी हम लोग अलग अलग हैं, तो अंग्रेज शायद उसे दबाने में, या फिर कहे उसके दमन में बहुत अच्छे ढंग से दबा पा रही है। अगर हम लोग वही चीज उनका साथ मिलकर करने लगे, तो शायद उसे अंग्रेजों को उसे दबाने में भी दम खम लगेगा अच्छा खासा। तो इस बात को लेकर के अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया गया दिसंबर 1884 में। लेकिन ये खबर मिल गया अंग्रेज को। अंग्रेज समझ गए थे कि ये संकेत है कि फिर से जो है भारतीय लोग एक हो रहे हैं। ये केवल सम्मेलन नहीं है, ये वो वार्निंग है अंग्रेजों को कि फिर से आपके सामने 1857 से भयानक, 1857 से क्रूर विद्रोह होने वाला है। तो इसी डर से जो है आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय डफरिन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करो, एक ऐसा पार्टी तुम भी बना दो जो हमारी कठपुतली रहे, जो हमारे आदेश को माने, लेकिन वो पार्टी में केवल भारतीय लोग रहे। तुम एक ऐसी पार्टी बनाओ, और इस पार्टी को बनाने का, एक कठपुतली पार्टी बनाने का उद्देश्य, ताकि जो है वो सेफ है। सपोज कीजिए इसे एक नाम दिया गया था सेफ्टी वॉल्व
थ्योरी। मतलब कि ये था कि इसे अगर के कुकर के ढक्कन में एक पतला सा छेद होता है, एक ढक्कन होता है। जब भी कुकर में गैस बनता है तो पूरा कुकर नहीं फटता है, पहले वो जो सेफ्टी वॉल्व है वो उड़ जाता है, सारा गैस बाहर निकल गया, अब कुकर सेफ होता है। तो वही काम किया था अंग्रेजों ने भी। अंग्रेज समझ रहे थे अगर ये पार्टी बन गई, ये पार्टी सक्रिय हो गई, ये पूरा अखिल भारतीय लोग साथ आ गए, तो सारा जो जो दमखम है, सारा जो विद्रोह है वो हम पे फूटेगा। इससे अच्छा है एक वॉल बना दो, एक सेफ्टी वॉल बनाओ, ताकि हम बच जाएं और सारा गुस्सा टूटे उस पार्टी पे। तो इसी उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री डफरिन ने नियुक्त किया एक अधिकारी को, नाम था ए ओ ह्यूम। क्या नाम देखते हैं आप? तो ए ओ ह्यूम को नियुक्त करते हैं आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री, नाम था आपका डफरिन। डफरिन भाई साहब ने कहा एक काम करो कि एयूम एक ऐसी पार्टी बनाओ जो पार्टी हमारे सारे आदेशों को, या फिर हमारे सारे आदेशों को, हमारे सारे नियमों को माने और हमारे लिए काम करे, लेकिन उसका चेहरा होना चाहिए भारतीय। यानी कि उस पार्टी में कोई भी अंग्रेज मेंबर नहीं होगा, सारे मेंबर भारतीय होंगे, कि वो भारतीय हमारे अंडर काम करेंगे। और हम बोलेंगे भारतीय लोगों को कि देखिए हम कितने उदार हैं, कितने महान व्यक्ति हैं कि हमने आपको आपकी पार्टी दे दी। तो इसी उद्देश्य से जो है उन्होंने नियुक्त किया एओ ह्यूम को और कहा कि जाओ भाई साहब एक पार्टी बना लो। एओ ह्यूम गए और 1884 में एक पार्टी बनाई, नाम था उसका भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्र संघ नाम का एक पार्टी बनाते हैं एओ ह्यूम और कहते हैं कि हम आमंत्रित करते हैं सभी लोगों को कि क्या जा रहे हो आनंद मोहन बोस की पार्टी में, वो क्या ही कर लेगा, वो भारतीय है, अंग्रेज जब चाहे उसे दबा देंगे। तो एओ ह्यूम का एक इमेज था भारत में, वो कुछ हद तक बाकी अंग्रेज से अच्छे अंग्रेज थे और वो भारत में बहुत समय से रह रहा था, तो लगभग जो गुण है वो अच्छा गुण आया था उसमें भारतीय वाला, तो वो गुण भी उनमें था। और वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था, लेकिन अब वो जॉब में था भी नहीं, तो उसकी बातें को लोग मान रहे थे। और उसने कहा कि क्या जा रहे हो आनंद मोहन बोस की पार्टी में, वो एक भारतीय पार्टी बना रहा है, एक भारतीय लोग है, अंग्रेज जब चाहेगा उसे दबा देगा, उस पार्टी को तोड़ देगा। ये पार्टी मैं बना रहा हूँ, मैं उन्हीं के जात भाई का हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, अगर मैं पार्टी बना रहा हूं तो ये पार्टी मजबूत होने की। तो लोग भी माने कि हाँ सही, ये सही बोल रहा है कि आनंद मोहन बोस कितने भी हैं वो भारतीय हैं। अब भारतीय होने के नाते अंग्रेज अगर चाह ले तो कुछ ना कुछ नियम लगा के उन्हें उस पार्टी को तोड़ देंगे। लेकिन जब उनके ही देश का व्यक्ति अगर पार्टी बनाएगा तो वो पार्टी निश्चित तौर पर स्ट्रांग होगा। तो भारतीय राष्ट्र संघ में लोग शामिल होना शुरू हुए और लोग धीरे धीरे मिलने लगे। जब ये मेल मिलाप ज्यादा हो गया, अब आनंद एओ ह्यूम को और डफरिन को यह बात लगने लगा नहीं सच में इस पार्टी का भविष्य है, लोग जुड़ रहे हैं, क्यों ना इसे और स्ट्रांग बनाया जाए, तो ताकि जितना भी आंदोलन है पहले यहाँ पर आए और हम बच जाए। इसी उद्देश्य से जो है डफरिन ने आदेश दिया एओ ह्यूम को, एक काम करो तुम भी बुलाओ अखिल भारतीय सम्मेलन। जिस तरह से आनंद मोहन बोस ने बुला करके कोशिश किया था कि एक अखिल भारतीय पार्टी बनाया जाए, तुम भी बनाओ, और यही काम किया एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने 25 दिसंबर 1885 से एक साल बाद 25 दिसंबर 1885 को 1885 को आपका पूना में एक बुलाया सम्मेलन और कहा कि सभी जितने भारतीय पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सभी पार्टियां आए और हम लोग मिलकर के इस पूना में जो है एक पार्टी बनाते हैं जो कि अखिल भारतीय होगी। आप सभी की पार्टी होगी, पार्टी आपकी होगी, आप इसके अध्यक्ष होंगे, आप ही काम करेंगे। केवल ध्यान रखिएगा कि आप ही अपनी जनता की मांगों को लेके आएंगे सरकार के पास, सब काम आपका होगा, ये आपके अधिकार में होगा। ये बातें कह करके 25 दिसंबर 1885 को पूना में बुलाया गया अखिल भारतीय सम्मेलन। सभी लोग आना चाह रहे थे, लेकिन घटना ये हो गया कि पूना में अचानक एक बीमारी फैल गया, नाम था प्लेग नाम का। प्लेग उस समय एक वायरस था, जिस तरह से अभी हम लोगों ने जिया था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक वायरस आया था प्लेग वायरस, जो पूना में फैला था। अब चूंकि पूना में प्लेग फैल रहा है, तो उस प्लेग से बचने के लिए जो है वो मीटिंग शिफ्ट होती है, और मीटिंग होती है 18 दिसंबर 1885 में। जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। फिर नाम सुन लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को पूना के मीटिंग शिफ्ट होती है और मीटिंग होती है बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में।
यहाँ पे मीटिंग होता है सभी लोगों का, और बहुत सारी संख्या में पूरे भारत के हर क्षेत्र से, चाहे वो रजवाड़े हो, चाहे वो किसी पार्टी के मेंबर हो, सभी लोग आते हैं इस मीटिंग में, कि वो जानते हैं कि ये मीटिंग शायद भारत का भविष्य डिसाइड करेगा। और अंग्रेज ह्यूम ने कहा था, इस पार्टी का पूरा अधिकार आपके पास होगा, आप अपनी जनता का मांग अच्छे ढंग से रखिएगा ताकि हम भी उस बात मांग को सुन सके। ये विद्रोह से क्या रखा है, आपको मांग ही रखना है, मांग ही मनवाना है, एक ढंग होता है, आप उस ढंग से लेकर आइए। अभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि हमारे देश में भी पार्टियां हैं जो जनता की मांग को रखती है, तो आपके पास एक पार्टी होगी जो आपको मांग रखेगी। तमाम तरह की बातें कही गई, और फाइनली 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बुलाए गए बैठक के द्वारा एक पार्टी बनती है, नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं रमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। इसमें पहली बार जो मेंबर बने थे वो 72 मेंबर बने थे। पहली मीटिंग में जो पहली बार जो मेंबर बने थे वो 72 मेंबर इसमें शामिल हैं, 72 सदस्य बने थे इसके, ठीक है। 28 दिसंबर को जो है एक पार्टी बन गई, नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पार्टी बनी थी एक थ्योरी के तहत, उस थ्योरी का नाम है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, जिसे लाला लाजपत राय ने अपने किताब में लिख रखा था कि कांग्रेस की स्थापना केवल और केवल अंग्रेज को भारतीय क्रोध से, भारतीय गुस्से से बचाने के लिए हुई थी। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि भारतीय लोग लोकतंत्र को पहचाने, लोकतंत्र को जाने। उनका केवल और केवल उद्देश्य यही था कि बाकी एक पार्टी बन जाए जो कि सारी गुस्सा, सारी क्रोध जो है वो झेले, हम सुखी रहे, हम अपना काम करते रहे। जब भी कोई आम जनता बोले कि आपने क्यों नहीं किया, तो हम कहेंगे कि आपकी पार्टी ने क्यों नहीं मांग रखा, कि अगर पार्टी आप रखिए मांग, हम करेंगे काम पूरा। तो ये बातें हैं, तमाम बातें थोपेगी कांग्रेस पे, और स्थापना होता है हमारी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहले अध्यक्ष, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, कि पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, WC बनर्जी। पहली बार से कितने सदस्य बने थे, तो 72 सदस्य बने थे। अब चूंकि इस पार्टी की स्थापना दिसंबर में हुई है, तो कहा गया था उसमें कि हर साल दिसंबर महीने में ही इसकी बैठक होगी, पूरा साल भर का बैठक होगा इसके दिसंबर में, क्योंकि ये एक खास पार्टी थी। तो उस बैठक को नाम दिया जाता था अधिवेशन। जब भी पूरे साल भर के बाद, सोचिए कि दिसंबर 28 तारीख को मीटिंग हुआ, अब फिर अगले साल दिसंबर 28 तारीख को फिर मीटिंग होगा, उस मीटिंग का नाम होगा प्रथम अधिवेशन, फिर होगा द्वितीय अधिवेशन, फिर होगा तृतीय अधिवेशन। इस तरह से हर मीटिंग को नाम दिया जाएगा अधिवेशन। तो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को ही, वार्षिक बैठक को ही कहा जाता था अधिवेशन। कांग्रेस का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, कि लोगों का समूह, ठीक है। तो इस हिसाब से स्थापना होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। देखते नाम से कि दिसंबर 1885 में इंडियन एसोसिएशन ने के सचिव आनंद मोहन बोस ने बुलाया सम्मेलन, जिसके विरोध में से काउंटर में जो है अंग्रेजों द्वारा 1884 में ह्यूम द्वारा बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसके बाद अगर देखेगा आप, तो इसी डर से, क्योंकि ये अच्छे काम कर रहे हो, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री डफरिन ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत कहा इसका एक पार्टी, अच्छा पार्टी बनाओ। वो पार्टी बनता है आपका 25 दिसंबर एक मीटिंग होता है, पुणे में मीटिंग बुलाया जाता है। पुणे में प्लेग फटने के कारण से मीटिंग 28 दिसंबर को शिफ्ट होता है, और मीटिंग होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। और यहां बनती है हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या फिर कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब जो बात मेन है वो ये है कि इसके मेंबर क्या थे, ये वो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए वो यही है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे WC बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी। जो कितने पहले सदस्य में थे, पहले सदस्य 72 सदस्य थे, और इसकी वार्षिक बैठक को ही, साल में हुए बैठक को ही कहा जाता था अधिवेशन, जो मेनली कब होता था, दिसंबर में। इसे चेंज करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आएंगे और कहेंगे कि अब बैठक दिसंबर में नहीं होगा, बैठक जनवरी में होगा। ये वो बहुत बाद में होगा, वो बात तो बाद में कर लेंगे आराम से। तो दिसंबर में इसका वार्षिक बैठक होता था, उसे नाम क्या दिया जाता था, अधिवेशन, ठीक है। अब मेन सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। एक उद्देश्य सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत इसका स्थापना हुआ था, लेकिन
कांग्रेस के लोग शिक्षित थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े वकील इसमें शामिल थे। उन लोगों ने भी सोचा कि एक बार है तो स्थापना तो कर, तो देख हम लोग अपना उद्देश्य खुद बना लेंगे। उद्देश्य कुछ और कारण से स्थापना हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने रूप बदल दिया, गिरगिट। इन्होंने अपना रूप बदला और इसका अपना ही उद्देश्य बना लिया। उद्देश्य ये था कि हमें राष्ट्रवादियों को इकट्ठा करना है। जितने भी देश में राष्ट्रवादी हैं, जो सच में देश प्रेम करते हैं, उन्हें हमें इकट्ठा करना है। ये पहला उद्देश्य उनका था। सेकेंड था कि हमें धर्म, जात पात, लिंग, रंग, इन सबसे ऊपर उठ करके अब राष्ट्र एकता को बढ़ावा देना है। कुछ करना है कि हर क्षेत्र के लोग अब साथ आए, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हो, किसान वर्ग के लोग हो, जमींदार वर्ग के लोग हो, व्यापारी हो, सभी लोग साथ आए, ताकि हम लोग जब भी जरूरत पड़े हम भारत को एक झटके में राज कर पाए। तो राष्ट्रीय एकता के लिए लोग लड़ रहे थे। उसके बाद कहा कि हम लोग भारत में जो भी महत्वपूर्ण विषय होंगे, या भारत के राष्ट्र विकास के लिए, भारत के विकसित होने के लिए जो भी महत्वपूर्ण विषय है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और लास्ट था कि अंग्रेज से हम लोग मांग रखेंगे, उसे कहा था प्रार्थना पत्र। हम लोग प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो मांग करेगी अंग्रेज से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जो भी मांग जनता की होगी, जो भी मांग देश का होगा, उस मांगों को पूरा किया जाएगा एक प्रार्थना पत्रों के द्वारा। तो ये उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के अंदर बने थे। क्या देखिएगा, इन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजों ने कभी भी कांग्रेस पार्टी की स्थापना नहीं की थी। उनका उद्देश्य अपना था। वो चाह रहे थे हमारे लिए एक सेफ्टी वॉल बन जाए, जो कि हमें बचा पाए भारतीयों के गुस्से से। फिर से वो विद्रोह ना खड़ा हो, ताकि जब भी ये विद्रोह खड़े होने हम लोग ब्लेम कर सके कि आपकी पार्टी ने क्यों नहीं उठाया बात ये। तो ये पार्टी बनी थी आपके अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को लिखा किसने तक किताब में, तो वो थे लाला लाजपत राय। लेकिन कांग्रेस के अंदर लोग शिक्षित थे, लोग जागरूक थे, और सभी लोग अंग्रेजों के लिए भले ही वो चमचे, लेकिन कुछ लोग चमचे भी थे, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ हद तक राष्ट्रवादी ही थे। इन्होंने अपना एक दूसरे बना लिया। वो उद्देश्य ये चार थे। क्या देखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, और उसके उद्देश्य क्या थे। तो ये रहे इनके उद्देश्य। अब क्यों हुई, ये इंटरेस्टिंग, ये ना आपने समझा, उम्मीद है। मैंने अभी आपको पूरा बताया कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, सारी बातें बताया आपको। अब जो है आपके लिए एक बेस्ट होमवर्क, या देखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई तथा इसके उद्देश्य क्या थे, विस्तार से चर्चा करें। ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 5 नंबर के लिए, फिर 8 नंबर आता हो तो 5 नंबर के लिए मेनली याद रखिएगा। ये सबसे मोस्ट 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 क्वेश्चन है। लॉन्ग बनता है, ऐसे आंसर बनता है, और ये मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। तो ये अभी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कांग्रेस पार्टी बनी कैसे, कैसे कैसे इसका स्थापना हुआ, कौन स्थापना किया। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप सभी लिख कर रखेंगे इसको। इसका आंसर मैंने पहले रखा है लिख करके, आपको भेज देंगे। अगर कल इस पे चर्चा भी होगा, उसके आंसर पे इसके आंसर में बताऊंगा अभी आपको कि कैसे आंसर लिखा जाता है। आर्ट्स का लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका भी आपको मेरे आंसर में मिल जाएगा आपको। अभी क्या करना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसे बना कर लाएंगे हमको। जो भेजते हैं वो भेज देंगे व्हाट्सएप पे, जो नहीं भेजते हैं वो जो सुविधा के पास हो वो सुविधा भेज देंगे। ये आंसर आपका परफेक्ट होना चाहिए। सबसे मोस्ट आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लिया आराम से आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई तथा इसके उद्देश्य क्या थे, विस्तार से चर्चा करें। जो लोग देख रहे हैं से वो YouTube पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज हम यही रोक रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और पढ़ना है हमें। अभी मुस्लिम लीग बाकी है, आपका आरएसएस बाकी है, स्वराज पार्टी सब बाकी है, अभी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। आज के लिए जो है हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं। ये इसमें बहुत कुछ है। इसके लिए आपका 3-4 ऑब्जेक्टिव बन गया आपका आराम से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष कौन थे, ऋषि बनर्जी। कितने सदस्य शामिल हुए थे, 72। उसके बाद कौन इसके वार्षिक बैठक को क्या कहा जाता था, अधिवेशन। इसकी स्थापना किसने की थी, एओ ह्यूम ने। स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1882 को। स्थापना कहाँ हुई थी, गोकुलदास साइंस कॉलेज में। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इससे आप अपना समझिए, पढ़िए, अच्छे से सीखिए। और एग्जाम करीब है, इसलिए सभी चीजों को अभी से रिविजन करके अपना बातें जाइएगा।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।